नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। अब्दुल कलाम आज़ाद पब्लिक स्कूल, नामदेव कॉलोनी, हरिद्वार रोड, देहरादून से अब्दुल कलाम आज़ाद स्कूल में स्कूल संचालक से ली जानकारियाँ। नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं अब्दुल कलाम आज़ाद स्कूल में, जो कि हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि इनका जो स्कूल खोला है इन्होंने, इसमें क्या इनको ऐसा लगा कि बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, इनका मन कहाँ तक था और कहाँ तक है। दूसरा ये है कि बच्चे इस स्कूल के बहुत एक्टिव हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में जाते हैं, जो कि लड़कियां एक तरीके से हिजाब बांधकर अपना प्रोग्राम भी वहाँ करती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गान वगैरह इस तरीके से। तो हम जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। नाम भी बताना अपना परिचय दे दीजिए। मैं आबिद हसन, थोड़ा जोर से। मेरा नाम आबिद हसन है और मैं इस स्कूल का ऑनर भी हूँ और प्रिंसिपल भी हूँ। और दूसरी बात यह सर कि जब हम लोगों ने एजुकेशन लिए तो बड़ी कठिनाइयों के साथ लिए, मतलब बड़ा संघर्ष करके, बड़ी कठिनाइयों के साथ। उस टाइम यूपी बोर्ड होता था तो रिज़ल्ट की भी कम परसेंटेज रहती थी। तो मुझे लगा है कहीं ना कहीं लोगों में एजुकेशन की कमी है और कम बजट में, कम फीस में बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सकें और बच्चे लें। तो मैंने एक सपना बना लिया कि मुझे अपना स्कूल खोलना है। तो पहले मैं एक स्कूल में टीचिंग कराने जाया करता था। उसके बाद जो है फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो अपना ही कुछ करना है। तो मैंने एक कमरा किराए का लिया और स्कूल की शुरुआत कर दी। आज उस कमरे की शुरुआत से आज आप देख रहे हैं कि हमारा स्कूल भी बहुत अच्छे चल रहा है। स्कूल है, बच्चे जो कम फीस देने वाले हैं वो भी एजुकेशन ले सकते हैं और अच्छे तरीके से सब चल रहा है। जैसे आपने स्कूल की शुरुआत की थी, आपने बताया कि एक कमरा लिया था। उस समय कितने बच्चे हैं और आज कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? उस टाइम जब हमने एक कमरे की शुरुआत की थी तो हमारे यहाँ 3-4 दिन में 70 बच्चे हो गए थे और आज जो है हमारे यहाँ 1000 से प्लस बच्चे हैं। तो और ये ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बल्कि ऐसा टाइम आ जाता है जुलाई में कि मुझे बहुत सारे लोगों को मना करना पड़ता है कि भाई हमारे यहाँ जगह ही नहीं है, सीट नहीं है एडमिशन के लिए। हम कई साल से तो ऐसा हो रहा है कि हम मना कर देते हैं बिल्कुल। जैसे कि स्कूल की हम बात करें फ़ीस के बारे में, तो फ़ीस बच्चों की फर्स्ट क्लास से लेके और जो बड़ी क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास की कितनी है और बड़ी क्लास की फ़ीस कितनी है? सर, हमारे यहाँ फ़र्स्ट क्लास की जो फ़ीस स्टार्ट है 500 से 600 से स्टार्ट हो जाती है और बड़ी क्लास में से 900 या 1000 रुपीज़ तक है बस। इससे ज़्यादा हम लोग फ़ीस नहीं रखते हैं क्योंकि कम फ़ीस में अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जा सके। जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, आपके यहाँ बच्चे वहाँ जाकर राष्ट्रीय गान भी करते हैं और एक हिजाब में लड़कियाँ जाती हैं, तो उसको आप किस तरह से, आपको क्या खुशियाँ होती हैं या आपको बुलाया जाता है, या उसमें कह लीजिए कि बच्चों का मन क्या कहता है उसमें कि एक बड़ी स्टेज पर जाते हैं? बच्चे भी अपनी खुशी से जाते हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मैंने स्कूल की शुरुआत की थी तो बहुत सारे पेरेंट्स ये कहने लगे, सर हम अपनी लड़कियों को तभी भेजेंगे तब आप अपना कुछ हिजाब वगैरह का कुछ अरेंजमेंट करोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे शिक्षा लें, चाहे वो हिजाब से आए या बिना हिजाब के आए। मेन मोटिव था हमारा बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को पढ़ाना। हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा पढ़ना चाहिए और आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए। स्कूल में किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं? क्या सभी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं या एक ही समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, स्कूल में सारे समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं और बच्चे भी मेरे लिए सब इक्वल है। बस मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किससे भी हो, बस ये सब बच्चे आगे बढ़े, खूब पढ़े, खूब बढ़े, क्योंकि ये हमारे देश का सबका भविष्य ये बच्चे ही हैं। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक स्कूल है और आपको स्कूल को बढ़ावा देने के लिए कहाँ तक आप अपना प्रयास कर रहे हैं? स्कूल हमारा प्ले ग्रुप से लेकर है, अभी 10th क्लास तक हम चलाते हैं। और दूसरी बात है कि हम अथक प्रयास कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर लैब हमने बनाई है अभी, और भी ग्राउंड तैयार किया है, झूले लगाए हैं, काफ़ी कुछ है। हम चाह रहे हैं कि बच्चे अच्छे से शिक्षित हों और कहीं भी ये बच्चे रुके ना, मतलब ये आगे बढ़ते रहें।
अगर वो बच्चों को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है 8th के 7th के एक्स्ट्रा टीचर को रोक कर पढ़ने की, तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ। किसी बच्चे को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासित हों और पढ़ाई में अच्छे हों, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ही प्रोग्रेस कर सकता है, तरक्की कर सकता है। जब ये बच्चे ना संस्कारित होंगे, ना पढ़े लिखे होंगे, फिर ये कहाँ कैसे तरक्की करेंगे और कैसे हमारा देश तरक्की कर सकता है। जिस तरीके से पीछे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी आपने स्कूल चलाया है, तो उसमें क्या कंडीशन बच्चों की रही होगी फीस के बारे में, तो आपने फीस किस तरह से वसूली है? सर ये तो बड़ा आपने एक क्रिटिकल क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि ये इसमें देखो यहाँ गरीब समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो उस टाइम हमें इतनी दिक्कतें हुई कि शायद मैंने इतने साल में अपनी लाइफ में कभी इतनी दिक्कतें नहीं झेली, क्योंकि हमने 3 महीने की फ़ीस तो अपनी तरफ से माफ़ कर दी, 3-3 महीने की लोगों ने माफ़ करा ली, और 90% पेरेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे, 99% कहूँगा, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के 1 साल की फ़ीस नहीं दी। लेकिन फिर भी हमने उन्हें सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। हमने कहा आप फ़ीस की वजह से बच्चे को घर में ना बैठाएं, आप बच्चे को भेजें, पढ़ाएं। कुछ कोऑपरेट आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, तो बच्चे पढ़ लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी आप हमारे चैनल में इसके माध्यम 26 जनवरी का भी समय आ रहा है, तो उसके माध्यम से क्या बच्चों को और या उनके जनता को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और बच्चों को, बड़ों को, सबको 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूं, और ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्रीय त्यौहार हैं। हमें राष्ट्रीय त्यौहार को मनाना चाहिए, क्योंकि इन राष्ट्रीय त्यौहार के पीछे हमारे देश को आज़ाद कराने, यहाँ तक आज़ादी तक पहुँचाने के लिए बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इनको समझना चाहिए और हमें उनको इस टाइम याद करना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर भी चलना चाहिए, जिससे हमारा देश, जो सपने उन्होंने हमारे देश के लिए बुने होंगे, देखे होंगे कि हम अपने देश को आज़ाद करा के ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, जो सपने उनके पूरे नहीं हो सके, ये बच्चे आगे चलकर उनके सपने पूरे कर सके। जय हिंद, जय भारत।